हेलो, वेलकम टू बायो इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी के जो दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका जो तीसरा पार्ट है, जिसमें हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले और दूसरे पार्ट में हमने सीरियली पहले पार्ट में हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था और दूसरे पार्ट में हमने किंगडम मोनेदा के बारे में पढ़ा था, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो पहला किंगडम है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके द्वारा दिया गया था, और अगर नहीं पता है, जो पहला वीडियो है और दूसरा वीडियो है उनको जाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा। और उसके बाद इस तीसरे वीडियो पे आइए, फिर हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो का जो टॉपिक ऑफ स्टडी है वो किंगडम प्रोटिस्टा है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो वर्ड प्रोटिस्टा था, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे और उनका नाम था अर्नेस्ट हाइगल। इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड प्रोटिस्टा का यूज किया था। और इन्होंने इस वर्ड प्रोटिस्टा का यूज कब किया था? इन्होंने इसका यूज किया था 1866 में, जब इन्होंने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, तब इन्होंने इस वर्ड का यूज किया था। और इस प्रोटिस्टा, बाकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी प्रोटिस्टा को एक किंगडम के रूप में डिवाइड किया गया है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो प्रोटिस्टा किंगडम है, उस किंगडम में सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को रखा गया है, लेकिन इसकी जो बाउंड्रीज है वो डेफिनिट नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ एनिमल्स लाइक कैरेक्टर्स वाले भी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, कुछ प्लांट लाइक कैरेक्टर्स वाले भी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। इसीलिए इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए वो प्लांट के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। तो और इसके मेंबर्स की सबसे खास बात क्या होती है? ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। ये वाटर में, मुख्य रूप से वाटर में ही रहते हैं। दूसरी खास बात क्या होती है? ये किंगडम जो है ये लिंक बनाता है। किसके बीच में लिंक बनाता है? प्लांट, एनिमल्स और फंजाई के बीच में। इसके अलावा जो है ये यूकैरियोट्स, इसलिए यूकैरियोट्स होने के कारण प्रोटिस्टा की सेल बॉडी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कंटेन करती है, और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब इनमें प्रेजेंट होता है। कुछ में इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और कुछ में सीलिया भी प्रेजेंट हो सकता है। बेसिकली इनका जो रिप्रोडक्शन है ये सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से होता है। सेक्सुअल मेथड में क्या होता है कि इसमें सेल का फ्यूजन होता है, क्योंकि 2 पेरेंट गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, और उनको अलग अलग गैमेट्स की मदद से जो नया किंगडम, सॉरी, जो नई प्रोजेनी बनती है उनका फॉर्मेशन होता है। और गैमेट के फ्यूजन की वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फर्दर सेल डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाता है। इस एम्ब्रियो की मदद से जो है नई प्रोजेनी बनती है। तो इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है। अब इस बुक में जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो क्लास इंक्लूड किया गया है, उसमें पहला क्लास है राइसोफाइट, दूसरा क्लास है डायनोप्लेजिडेट, तीसरा यूग्लिनोइड, कुछ लाइम मोड्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटोजोअल से किंगडम के पार्ट हैं। तो हम पहले क्लास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जो पहला ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा का, उस ग्रुप का नाम है क्राइसोफाइट्स। और इन क्राइसोफाइट्स की एक खास बात ये होती है कि इन्हें हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहते हैं, यानी कि वो प्रोटिस्टा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इनके बारे में हम ये एक फैक्ट जाने कि इन्हें हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहते हैं। अब इस ग्रुप में कौन कौन इंक्लूड होता है? इनमें डायटम्स इंक्लूड होते हैं, गोल्डन एल्गी इंक्लूड होते हैं। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिट्स भी कहते हैं। ये बेसिकली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और मरीन एनवायरनमेंट में भी ये पाए जाते हैं। इनको हम फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दिखने में तो माइक्रोस्कोप से ही दिख सकते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं। दूसरा, ये वाटर करंट के ऊपर पैसिवली फ्लो करते हैं। पैसिव फ्लो का मतलब ये होता है कि जिस
डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में फ्लो होते हुए चले जाते हैं, किसी सबस्ट्रेटम पे बाउंड नहीं होते हैं या मिट्टी में धंसे नहीं रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेसिस, अधिकतर ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसीलिए इन्हें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। अब जब हम डाई एटम्स को देखते हैं, डाई एटम्स के अंदर डाई एटम्स में क्या होता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो वॉल में जो है ऐसे सोप बॉक्स के शेप की होती है। यहाँ पर देखिए डाई एटम सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल दिस फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। और इनको हम फ्रस्ट्यूल्स कहते हैं या थीका कहते हैं। फ्रस्ट्यूल्स कहेंगे या थीका कहेंगे इन एक एक लेयर को। तो ऊपर वाली को एपीथीका करते हैं, नीचे वाली को हाइपोथीका करते हैं। और जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के अंदर दोनों के अंदर जो है एक किसी के अंदर एपीथीका चला जाता है, किसी के अंदर हाइपोथीका चला जाता है। तो अधिकतर देखा जाता है कि इनमें सेल डिवीजन अनइक्वल टाइप का होता है। अनइक्वल सेल डिवीजन कैसा डिवीजन होता है? अनइक्वल सेल डिवीजन होता है, अनइक्वल टाइप का डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन क्यों कहेंगे? क्योंकि एक सेल छोटी बनती है और एक सेल बड़ी बन जाती है। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। और हाँ, इनके खास बात क्या है, इनके वॉल्स में जो है सिलिका एम्बेडेड होता है, इसीलिए इनकी वॉल इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सेल वॉल क्या होती है। हम देखते हैं कि ऐसे एक ऑर्गेनिज्म है तो इसमें ऐसे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और ये जो आउटर लेयर जो साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेरी है, उसको जो कंफाइन किया है, उसको जो लिमिट किया है, इस लेयर का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं। लेकिन जो प्लांट होते हैं और कुछ एनिमल्स या कुछ एनिमल्स में नहीं, कुछ ऑर्गेनिजम्स में और प्लांट में एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो सेल वॉल, जो सेल को मतलब आप पूरी तरह से सिंक हो जाने देती है, एक्सेप्ट साइटोप्लाज्म को सिंक हो जाने देती है, जिससे कि और सेल की वाइबिलिटी खत्म भी ना हो। तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल वॉल। तो इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिका एम्बेडेड होता है। सेल वॉल में प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, फंगस की सेल वॉल आगे पढ़ेंगे काइटिन की बनी होती है। इसलिए इनकी सेल वॉल में सिलिका एम्बेडेड होता है। सिलिका एम्बेडेड होने के कारण ये इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। इन्हें मतलब तोड़ना आसान नहीं होता है। इसीलिए होता क्या है कि जब इनका इनका डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, तो जब ये डेड होते हैं या ख़त्म हो जाते हैं तो ये जहाँ पर रहते हैं अपने हैबिटेट में वो सेल वॉल डिपॉजिट करते चले जाते हैं। जब सेल वॉल डिपॉजिट करते चले जाते हैं तो अर्थ का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब ये लगातार एक्यूमुलेट होता है बिलियंस ऑफ ईयर तक, तो उस स्ट्रक्चर को डाई एटमॉस्फेयर अर्थ कहते हैं। डाई एटमॉस्फेयर अर्थ की खासियत क्या है कि ये ग्रिटी होता है, और ग्रिटी होने के कारण जो है इसका यूज पॉलिशिंग में कर सकते हैं, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स में कर सकते हैं, सिरप बनाने में भी कर सकते हैं। डाई एटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर भी कहते हैं। गोल्डन एल्गा को नहीं, डाई एटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ एल्गा कहते हैं। तो इस लाइन पे आप लोग ध्यान दीजिए, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, इसके अंदर ओशियन के अंदर चीफ प्रोड्यूसर कौन है, तो उसका करेक्ट एग्जाम्पल होगा डाई एटम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख लीजिएगा ये लाइन। अब हम इनके अदर कैरेक्टर्स के बारे में जब हम देखते हैं तो जो ट्राइटोफाइट्स के जो अदर कैरेक्टर्स है, एक तो इन्हें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा भी कहते हैं, इनमें डाई एटम एटमिस्ट तो होते ही होते हैं। खास बात क्या होती है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं इन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यानी कि ट्राइटोफाइट्स के, इन मेंबर्स में बेसिकली पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सारे मेंबर्स में कौन कौन से पिगमेंट? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है, एक पिगमेंट है जिसको हम फ्यूकोजैंथीन कहते हैं, ये भी इनमें प्रेजेंट होता है। ये पिगमेंट इनमें
प्रेजेंट होते हैं। दूसरी खास बात क्या होती है कि इनका जो स्टोरेज, भाई अब ये फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक है तो फूड भी बनाएंगे, तो भाई उसको स्टोर भी करके रखते हैं। जैसे मम्मी लोग खाना घर पे बनाते तो उसको स्टोर करके रखती है, तो स्टोर किस फॉर्म में करके रखती है, वो एक अलग फॉर्म होता है। तो इसीलिए जो फूड होता है, ये इनका जो फूड का स्टोरेज फॉर्म होता है, ये बेसिकली फैट के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ऑयल के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और दूसरा लैमिनरिन के फॉर्म में स्टोर करते हैं फूड। लैमिनरिन, इस लैमिनरिन का किस कौन सा, इस लैमिनरिन को हम एक और चीज कहते हैं, क्योंकि ये प्राइसोफाइट्स हैं तो इसीलिए इसको हम प्राइसो लैमिनरिन भी कहते हैं। बाकी हमने आपको बताया कि जो डेफिनेट्स की सेल वॉल होती है या डायटम्स की सेल वॉल होती है, इसको हम फस्टल्स कहते हैं। डायटमसिया सबसे रिस्पॉन्सिबल फॉर द what 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 is the use of diagnosis, sir? It is responsible for the oil and chemical industry. It is responsible for filtration of oil in oil and chemical industry. दूसरा ये हीट रेजिस्टेंस भी होता है। तो डाई एटमोसफियर सर का एक और यूज होता है कि इन सब के अलावा ये पॉलिशिंग तो करते ही हैं, फिल्ट्रेशन तो करते ही हैं, सीरप तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये इंसुलेटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। बॉयलर और फर्नेसेस में उनमें इंसुलेटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा एडजॉर्बेंट के रूप में यूज कर सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन के ऊपर, एडजॉर्बेंट के रूप में भी इसका यूज हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि कार मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है। और कौन कौन सा यूज है? कार मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज है। सिल्वर पॉलिशिंग पाउडर में भी इसका यूज है। डाई एटमॉस्फेयर अर्थ का इसको सिल्वर पॉलिश पाउडर बनाने में भी डाई एटमॉस्फेयर अर्थ का यूज है। इन सब के अलावा जो है डाई एटमॉस्फेयर अर्थ का और भी यूज है वाटर ग्लास बनाने में भी। जो वाटर ग्लास होता है उसको भी बनाने में डाई एटमॉस्फेयर अर्थ का यूज होता है। और यूज क्या है डाई एटमॉस्फेयर अर्थ के? वाटर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, वाटर ग्लास बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, पेंट बनाने में, वार्निशेस बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, पेंट बनाने में, बाकी फिलर के रूप में यूज ही होता है। बैटरी बॉक्स के अंदर इनका यूज फिलर के रूप में भी होता है। साथ ही साथ जो है बैकेलाइट के साथ ये जब मिक्स होते हैं तो स्विच बनाते हैं। बैकेलाइट के साथ ये मिक्स होके बैकेलाइट और प्लस डाई एटमॉस्फेयर को शॉर्ट फॉर्म में हम डी कर देते हैं। तो इसका यूज होता है इसलिए स्विच बनाने में जो बोर्ड में स्विच वगैरह लगे रहते हैं उसका, और फ्यूज बॉक्स बनाने में भी घर पे आप लोगों के फ्यूज बॉक्स भी लगा होता होगा, उसको बनाने में। अब जो माइंस होता है उनमें सेकेंडरी एक्सप्लोजन होते रहते हैं, तो उन माइंस में सेकेंडरी एक्सप्लोजन को भी, भाई चूंकि ये इंसुलेटर के रूप में काम करता है इसलिए सेकेंडरी एक्सप्लोजन को रिड्यूस करने का भी काम ये करता है। और खास बात इनकी क्या है कि इनमें दो तरीके के फॉर्म होते हैं। डाई एटम्स के बेसिकली दो ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से दो ग्रुप होते हैं? हम बेसिकली डाई एटम्स की बात कर रहे हैं। तो डाई एटम्स के दो ग्रुप होते हैं। वो दो ग्रुप कौन कौन से होते हैं? डाई एटम्स के उन दो ग्रुप का नाम है, एक तो हम सेंट्रिक कहते हैं। उन दो ग्रुप में डाई एटम्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम है सेंट्रिक और दूसरे का नाम है पिन्नेट। तो सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? वो जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है। भाई एक सेंटर के अराउंड हम सर्किल बनाते हैं तो सर्कल में रेडियल सिमेट्री होती है। किसी भी प्लेन में हम उसको काट सकते हैं इक्वल हाफ में।
जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि इस सर्किल को चाहे हम इस प्लेन में काटे, चाहे इस प्लेन में काटे, चाहे इस प्लेन में काटे, चाहे इस प्लेन में काटे, ये इक्वल हाफ में ही कटता है। तो इसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री, सेंट्रिक होते। दूसरा पिन्नेट, पिन्नेट का मतलब प्लेन से आप ले सकते हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ इनमें कैटे सिमेट्री होती है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है और इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। खास बात क्या है, डायटम्स में फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट होता है, इनमें फ्लैजेला कंप्लीटली एब्सेंट होता है। फ्लैजेला इज एब्सेंट और लैक फ्लैजेला। दूसरी बात क्या है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें क्या होता है, बाइनरी फिजन, हमने आपको बताया नहीं कि ये सेल डिवीजन करते हैं और एक सेल एपीथीका हाइपोथीका बना के एपीथीका हाइपोथीका फर्दर डिवाइड करता है, उनमें रीजनरेशन हो जाता है, फिर से उनमें डिवीजन होता है। इस तरीके से फ्री लाइफ साइकिल आगे बढ़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जाइगोस्पोर द्वारा होता है। और जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद दो गैमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो वो एक स्पोर बनाते हैं और उस स्पोर का नाम है ऑक्जोस्पोर। ये जाइगोट द्वारा एक स्पोर बनाते हैं, उस जाइगोट को हम ऑक्जोस्पोर भी कहते हैं। ये मदद करता है किसमें, जब न्यूट्रिशनल मतलब न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है तो उस केस में ये इनको सरवाइव करने में मदद करता है। अब हम अगला क्लास देखते हैं गाइटोफाइट्स के बाद। जो अगला क्लास है उस क्लास का नाम है डाइनोफ्लैजेलेट्स। तो गाइटोफाइट्स के बारे में हमने पढ़ा, इन्हें फोटोसिंथेटिक प्रोसेस भी करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, इसका हमने यूज भी देखा क्या यूज होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टोरेज, फॉर्म, ये सब हमने डिटेल में पढ़ लिया। अगला क्लास है उसका नाम है डाइनोफ्लैजेलेट्स। इनकी खास बात क्या होती है, ये मोस्टली मरीन होते हैं यानी कि खारे पानी में या समुद्री वाटर में रहते हैं। दूसरा फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और इनका एक दूसरा नाम है, इन्हें हम पायरोफाइटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरोफाइटा। आगे हम देखते हैं कि ये येलो भी दिख सकते हैं, ग्रीन भी दिख सकते हैं, ब्राउन भी दिख सकते हैं, ब्लू भी दिख सकते हैं, रेड भी दिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस कलर के दिखेंगे, किस पे डिपेंड करता है कौन सा मेन पिगमेंट इनके सेल्स में प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, सेल वॉल जो है वो स्ट्रिप सेलुलोजिक प्लेट के फॉर्म में होती है आउटर सरफेस के ऊपर। इसीलिए इनकी सेल वॉल में कैसी सेल वॉल होती है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। जब आपसे कोई पूछे तो इन, और ये भी एक प्लांट का कैरेक्टर है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और डायटमोसियस और यानी कि साइटोफाइट में कैसी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सीलिशियस सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसमें फ्लैजेला नहीं होता है, लेकिन इनमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, एक लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा जो है ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है फॉलो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फ्लैजेला जो है ऐसे, जो ये वॉल प्लेट्स के बीच में जो फरो है इसमें ट्रांसवर्स रूप से प्रेजेंट है और एक लॉन्गिट्यूडनल रूप से प्रेजेंट है पूरा लंबाई में। तो इस तरीके से दो फ्लैजेला इनमें प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो लोकोमोशन है, इसी कारण से इसी फ्लैजेला के प्रेजेंट कारण इनका लोकोमोशन स्पिनिंग टाइप लोको, जब ये मूव करते हैं तो लगता है कि स्पिन कर रहे हैं। स्पिन का मतलब गोल 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 घूम रहे हैं। स्पिन टाइप लोको मोशन इनमें प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो दो फ्लैजेला एक ट्रांसफर रूप में प्रेजेंट होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल रूप में, यानी कि लॉन्गर पूरी बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल साइड में। बाकी अलग अलग कलर के तो इनमें होते ही है। जो रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स है इसका एक फेमस एग्जाम्पल है गोनाइयोलेज। ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा अभी आगे बताते हैं। क्योंकि ये जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत ही तेजी से डिवाइड करते हैं, तो ये CFPL को
सी को जो है रेड अपीयरेंस देते हैं। तो इनकी वजह से सी का अपीयरेंस रेड होता है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को हम रेड टाइड कहते हैं। इनके द्वारा जो टॉक्सिन्स रिलीज किया जाता है वो लार्ज मरीन एनिमल्स को किल कर सकता है। और वो लार्ज मरीन एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो फिशेज भी हो सकती हैं, वो सबको मार सकते हैं, टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं। और दूसरी खास बात क्या है? इनमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हम देखते हैं इनमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल बेसिकली कौन सा क्लोरोफिल होता है? इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, सॉरी, डाइनोफ्लैगेलेट्स। डाइनोफ्लैगेलेट्स में कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। और इनका जो उसमें हमने देखा था मेन फूड स्टोरेज मटेरियल, भाई ये खाना बना रहे हैं तो उनमें जो मेन फूड स्टोरिंग कंपोनेंट है उसमें ट्राइसोलेमिनेज था। इसमें जो फूड स्टोरिंग कंपोनेंट है वो बेसिकली फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है? फूड स्टार्च के फॉर्म में। एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इनमें इनमें आर्मरिंग एब्सेंट होती हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्शन मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं। वो भी एसेक्सुअल में कौन कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन ये करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्राइमरी प्रेजेंट होता है। वो भी कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन, यानी कि ये एक सेल है, इसमें ऐसे लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में एक सेल डिवाइड हो गई, एक सेल इससे बन गई, एक सेल इससे बन गई। रेड टाइड के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि इनमें रेड टाइड का फिनोमिना होता है क्योंकि बहुत तेज मल्टीप्लाई करते हैं और सी को रेड टाइड के पूरा का पूरा लाल रंग का कर देते हैं। और इस दौरान ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह मरीन एनिमल्स के लिए और फिशेज वगैरह के लिए। तो इससे फिशेज को नुकसान है। अब हम अगला जो क्लास है, इस क्लास का नाम है यूग्लेनॉइड। तो ये भी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इनके जो ऑर्गेनिज्म है ये बेसिकली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और ये वहाँ पाए जाते हैं जो जहाँ पानी बहुत ही रुका हुआ होता है, बहते हुए पानी में नहीं पाए जाते हैं। ये स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। इनकी सेल वॉल की खास बात क्या होती है? सेल वॉल अब आप लोग जान गए होंगे। इनकी सेल वॉल की खास बात क्या होती है? इनकी सेल वॉल एक प्रोटीन रिच लेयर की बनी होती है, जिसको हम पेलिकल कहते हैं। और यही इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल किस कारण होती है? उस सेल वॉल के कारण जो प्रोटीन रिच लेयर की बनी होती है, उस लेयर को हम पेलिकल कहते हैं। और ये चीज़ आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं वेरी वेरी इसी कारण इनकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल है। दो फ्लैगेला उनमें भी प्रेजेंट होते हैं, डाइनोफ्लैगेलेट ये भी, इसलिए उसका नाम ही डाइनोफ्लैगेलेट है। और दूसरा दो फ्लैगेला इनमें भी प्रेजेंट होते हैं, एक छोटा होता है और एक लंबा होता है। इनमें से जो 2/3 मेंबर होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। मतलब बेसिकली ये डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, अपने फूड मटेरियल के ऊपर। 1/3 इनमें ऑटोट्रॉफिक होते हैं। खास बात क्या होती है कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। और जब इनमें से मतलब सनलाइट हटा दी जाए तो हेटेरोट्रॉफ की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, यानी कि ये फैकल्टेटिव हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव, यानी कि जब जरूरत पड़े तब हम हेटेरोट्रॉफ हो गए, तो इन्हें फैकल्टेटिव हेटेरोट्रॉफ भी कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और खास बात क्या है, इनमें जो पिगमेंट, भाई अब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो कोई पिगमेंट तो प्रेजेंट होगा है।
तो इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ये वही पिगमेंट है जो हायर प्लांट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप लाइन देखते होंगे, इंटरेस्टिंगली पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। हायर प्लांट में भी यही पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। और आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर एक यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक लॉन्ग फ्लैगेला है और एक शॉर्ट फ्लैगेला है। दूसरा खास बात क्या है, इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, पूरी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी एब्सेंट होता है। तो हम इस पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं, इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये बाइनरी फिजन करते हैं। बाइनरी फिजन का मतलब क्या है कि सेल का जो डिवीजन, बाइनरी फिजन का मतलब ये होता है जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें किसी भी लेयर में वो डिवीजन कर गया तो एक से दो हो गए, उनका न्यूक्लियस मटेरियल डिवाइड हो गया, पूरा का पूरा जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स है वो सब डिवाइड करके एक से दो हो गए। इसीलिए 22 से 2 होता है तो बाइनरी फिजन हो जाता है। फिजन मतलब टूट जाना। तो दो में इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है यूग्लिना। और यहाँ पर आप यूग्लिना की इमेज देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये यूग्लिना का एक डायग्राम है। अगला मेंबर है स्लाइम मोल्ड। इन्हें हम स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं और इनमें फंजाई लाइक कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए इन्हें हम स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। जब हम स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इनको हम कंज्यूमर डिकम्पोजर भी कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम किस हैबिट की तरफ, हेट्रोट्रॉपिक हैबिट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कंज्यूमर डिकम्पोजर्स कहते हैं। और खास बात क्या होती है कि ये वॉल लेस होते हैं, इनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। कैरेक्टर तो फंजाई लाइक होता है लेकिन इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ये पूरी तरह से सेल वॉल लेस होते हैं। और ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, यानी कि दूसरों को सड़ा गला के खाते हैं। इसमें फंगस के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और प्रोटोजोअन्स भी कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये इस कौन कौन से, इनमें फंजाई और प्रोटिस्टा सॉरी प्रोटोजोअन्स दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसी नाते इन्हें सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। अगली खास बात इनके अंदर क्या, अगली खास बात ये है कि जब ये डिकेइंग ट्विस्ट के अलॉन्ग मूव करते हैं तो ये इंडल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल को पीछे की तरफ छोड़ते जाते हैं। और सुटेबल कंडीशन में होता क्या है कि ये एग्रीगेट करते हैं और बनाते हैं प्लाज्मोडियम। जैसे बहुत सारी न्यूक्लियस, प्लाज्मोडियम एक स्ट्रक्चर होता है जो सीनोसिटिक सीनोसाइट्स होता है। इसमें एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो इस कारण से ये प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर बनाता है जो ग्रो भी करता है और ये कुछ कई फीट तक ग्रो कर सकता है, 2 फीट 1 फीट तक ये ग्रो कर सकता है। लेकिन जब ये अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है और फ्लोटिंग बॉडी बनाता है। इसमें स्पोर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडियम, और जब सेलुलर फेवरेबल कंडीशन होती है तो न्यूक्लियर मटेरियल ये कंज्यूम करता है, फोन मटेरियल को कंज्यूम करने के बाद क्या होता है, अपना स्ट्रक्चर बढ़ाता है, कई फीट तक जब बढ़ता है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब न्यूट्रिशनली जो है डिप्राइव्ड हो जाता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में नहीं प्रेजेंट है, तो ये एक स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी प्रोड्यूस करता है। और इन बॉडी के टिप के ऊपर ऐसे स्पोर्स में भी बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। और ये इसमें ये मदद किसमें करता है, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो उस अनफेवरेबल कंडीशन में इनको सरवाइव करने में मदद करता है।
ये दो टाइप के होते हैं, प्लाज्मोडियल फॉर्म भी होता है, सेलुलर फॉर्म भी होता है। प्लाज्मोडियल फॉर्म को हम बेसिकली मिक्रोमाइकोटा कहते हैं। इसमें इसमें आप यही फॉर्म देख सकते हैं। और बाकी जो सेलुलर फॉर्म होता है उसको डिक्टियो स्टीलियोमाइकोटा कहते हैं, जो इस बुक में नहीं दिया है, तो आपके लिए जरूरी है अगले क्लास में पढ़ना। लेकिन फिलहाल के लिए आप ना, इस कोर्स में खास बात क्या होती है कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने आपको बताया कि ये वॉललेस होते हैं, लेकिन इस कोर्स में ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख सकते होंगे कि लिविंग वॉललेस होता है। और इसमें ये पूरा साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये वॉललेस होता है, इसीलिए देखिए डेफिनेट स्ट्रक्चर भी इनका नहीं है। लेकिन जो स्पोर्स है इनमें ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है, और इस ट्रू वॉल की मदद से ये इनको अनफेवरेबल कंडीशन में, जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसमें इनको सरवाइव करने में मदद करता है। ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, लिखा भी आ गया है कि दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू सर्वाइव फॉर मैनी ईयर इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। दी स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय, ये एयर करंट द्वारा डिस्पर्स होते हैं, और जब किसी सुटेबल प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पर जाकर फिर से फेवरेबल कंडीशन आने पर मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रो करके फिर से नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। तो इस तरीके से अगर आपको इसका एग्जाम्पल जानना है तो हमने जैसे दो क्लास के नाम बताए हैं। तो एक क्लास है डिक्टियो स्टीलियोमाइकोटा, तो डिक्टियो स्टीलियन इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा आप लोग इसके दो एग्जाम्पल भी याद रख लीजिए। एक एग्जाम्पल है फाइथेरम और दूसरा एग्जाम्पल है डिक्टियो स्टीलियन। ये दो एग्जाम्पल बुक में दिए नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ को पढ़ते समय में एग्जाम्पल पे जरूर फोकस करना चाहिए, तभी हमें उसको समझने में मदद मिलती है। तो फाइथेरम और डिक्टियो स्टीलियन ये इसके दो एग्जाम्पल है, और आपको इन एग्जाम्पल को याद कर लेना चाहिए। अगला जो क्लास है और ये जो आखिरी क्लास है किंगडम प्रोटिस्टा का, उस क्लास का नाम क्या है? उस क्लास का नाम है प्रोटोजोवन। खास बात, उस क्लास का नाम है प्रोटोजोवन। प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट जो है, ये इनकी खास बात क्या होती है? ये ए सेलुलर होते हैं, इनमें सेल नहीं प्रेजेंट, सॉरी, ये ए सेलुलर होते हैं। दूसरी बात, यूनिसेलुलर होते हैं। तीसरी बात, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दिखने में भी बहुत छोटे होते हैं। और सब सारे के सारे प्रोटोजोन हेट्रोट्रॉप्स हैं, ऑल आर हेट्रोट्रॉप एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट। ये प्रेडेटर्स या पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, दूसरे के ऊपर सरवाइव करते हैं। दूसरी बात क्या है कि इन्हें एनिमल का प्रिमिटिव रिलेटिव माना जाता है। जैसे एनिमल भी हेट्रोट्रॉफ होते हैं, इसीलिए माना जाता है कि प्रिमिटिव फॉर्म में जो सबसे पहले प्रिमिटिव एनिमल थे ये प्रोटोजोवंस होते हैं। इसीलिए प्रोटो मीन्स होता है अर्लियर, प्रोटो मीन्स अर्लियर, और जोवन जोवन वर्ड जो होता है एनिमल्स के लिए यूज होता है, इसीलिए इन्हें प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स भी कहते हैं। इनमें बेसिकली 4 क्लासेस होते हैं। तो पहला ग्रुप होता है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स का। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स को हम सार्कोडिनी भी कहते हैं। पहला क्लास कौन सा है? अमीबॉइड प्रोटोजोअन। इन्हें हम क्या कहते हैं? सार्कोडिनी। इन्हें सार्कोडिनी, और जो जाइंट सार्कोडाइन होते हैं उसको हम फोरामेनिफेरंस कहते हैं। ये सब आप लोग याद रख लीजिएगा, बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फोरामेनिफेरंस को हम क्या कहते हैं? जाइंट, बड़े बड़े सार्कोडाइन होते हैं, सार्कोडाइन।
जाइंट फोरामिनिफेरंस, फोरामिनिफेरंस को हम जाइंट सर्कोडाइन कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ये पॉइंट बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है। साथ बात इस सब के सब जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। ये सारे के सारे जो हैं फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, मॉइस्ट साइल में रहते हैं। दूसरी बात, ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपने प्रे को। क्यों कैसे कैप्चर करते हैं? स्यूडोपोडिया की मदद से। और इसी स्यूडोपोडिया के प्रेजेंस के कारण इन्हें सर्कोडाइन भी कहते हैं। तो सर्कोडाइन इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। तो ये जैसे एक अमीबा मान लीजिए, तो जब इनको फूड प्रे को कैप्चर करना होगा तो ये करेंगे क्या, कि अपना एक तरफ मूव कर लेंगे और ये फूड प्रे है तो उसको कैप्चर कर लिया, उसको इंगल्फ कर लिया। तो दूसरी खास बात इनकी क्या है कि ये फूड मटेरियल को पूरी तरह से इंगल्फ भी करके खाते हैं। खास और इनकी खास बात क्या होता है कि इनमें जो है सिलिका सेल प्रेजेंट होता है इनके सरफेस के ऊपर। और इनका जो एग्जाम्पल है अमीबा, इसका एग्जाम्पल है एंटामीबा है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जो अमीबियोसिस नाम की एक डिजीज कॉज करता है। तो एंटामीबा से कौन सी डिजीज होती है याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एंटामीबा से डिजीज होती है अमीबियोसिस। इस डिजीज का नाम याद रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंटामीबा। मरीन जो ऑर्गेनिज्म इनमें मरीन फॉर्म होता है उनमें सिलिका सेल्स भी प्रेजेंट होती है। और ऐसे मरीन फॉर्म के लिए एक और वर्ड है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम रेडियोलेरियन कहते हैं। वो मरीन फॉर्म जिनमें सिलिका सेल्स प्रेजेंट होता है उन्हें हम रेडियोलेरियंस कहते हैं। नोट कर लीजिए, जहाँ कहीं भी आपने नोट्स बनाए हो उसमें इन्हें हम रेडियोलेरियंस भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ा। अगला जो है वो कौन सा है? वो है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन। जैसा कि नाम है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन, इनमें फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है। और फ्लैजेला प्रेजेंट होने के साथ साथ इस फाइलम का एक और नाम है, तो इन्हें हम मैस्टिकोफोरा कहते हैं। क्योंकि फ्लैजेला प्रेजेंट होने के कारण ये मूव भी कर सकते हैं ना, तो इन्हें हम मैस्टिकोफोरा भी कहते हैं। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन हम मैस्टिकोफोरा भी कहते हैं। खास बात इसमें क्या होती है कि इनमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, नो सेल वॉल। भाई एनिमल तो सेल वॉल तो अपने आप नहीं प्रेजेंट होगी, ये तो एक फैक्ट है। ये मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, अधिकतर या तो फ्री लिविंग होते हैं या तो पैरासिटिक होते हैं। और जो पैरासिटिक फॉर्म होता है वो डिजीज कॉज करता है। जैसे कि एक डिजीज यहाँ पे दी हुई है, उस डिजीज का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। ये किसके द्वारा होता है? ट्रिपैनोसोमा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इन सबको याद रख लीजिएगा कि इनसे कौन सी डिजीज होती है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो ये पूरा पैरा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन। जो अगला प्रोटोजोअन है वो कौन से प्रोटोजोअन है? उन्हें हम सीलिएटेड प्रोटोजोअन कहते हैं। जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन, जिनमें सीलिया प्रेजेंट होता है वो सीलिएटेड प्रोटोजोअन होते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं और एक्टिवली मूविंग, मतलब बहुत ही तेजी से मूव करते हैं। क्योंकि इनमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इनकी जब हम बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखते हैं छोटे 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 बाहर की तरफ हेयर लाइक ऐसे खूब ढेर सारे छोटे छोटे सीलिया इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस कारण से इस सीलिया के मूवमेंट के कारण ये वाटर को डिस्प्लेस करते हैं, बहुत तेजी से एकदम स्टीम जेट की तरह मूव करते हैं। खास बात इनमें क्या होती है कि एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम गलेट कहते हैं, जो सेल सरफेस के आउटसाइड खुलती है। और इससे फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी होता रहता है। फूड
को इनगल्फ और फूड को बाहर भी भेजा जाता है। जो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल उसको बाहर भेज दिया जाता है, तो जो इंजेस्टिंग फूड है उसको अंदर ले लिया जाता है। तो इसमें लिखा है कि जब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया, जो ये सीलिया प्रेजेंट होता है वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स करता है। तो कोऑर्डिनेटेड मतलब एक साथ मूव करता है, मूव करने के साथ क्या होता है, पानी को इस गलट की तरफ भेजता रहता है। तो इसकी मदद से जब पानी आता है तो भाई कोई चीज बह के आ रही हो, पानी में कोई चीज आप छोड़ दीजिए तो उसके साथ वो भी बह के आ रहा है, पानी के साथ फूड भी जो है बह के कहाँ आ जाता है, मुंह में। तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया का वाटर एडेंट इज फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द वाटर, इसका सबसे फेमस एग्जांपल है और इसको आप याद रख लीजिएगा। एंड पैरामीथियम, पैरामीथियम को हम एक और चीज करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं स्लीपर एनिमल क्यूल। इनको स्लीपर एनिमल क्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्लीपर की तरह इनका एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे स्लीपर की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है दिखने में। और एक और दो एग्जाम्पल पीरियड प्रोटोजोअन क्या याद रख लीजिए, एग्जाम्पल है बैलेंटिडियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में भी आ जाएगा। तो एक ऑर्गेनिज्म है बैलेंटिडियम कोलाई, तो इससे डिजीज होती है, जिस डिजीज का नाम है बैलेंटिडियासिस। तो कौन सी डिजीज इससे होती है, बैलेंटिडियासिस, यहाँ पर नहीं, यहाँ तो इससे डिजीज होती है बैलेंटिडियासिस। तो ये इसीलिए सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स को पढ़ना इम्पोर्टेंट है। दूसरा है, लास्ट है जो ग्रुप है स्पोरोजोअन्स के अंदर, तो उस लास्ट या प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट के अंदर जो लास्ट ग्रुप है उसका नाम है स्पोरोजोअन। तो इनमें बहुत सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें स्पेशियल स्पोर लाइक स्टेट प्रेजेंट होता है। हर बार आपने देखा कि स्लाइम मोल्ड में भी स्पोर लाइक स्टेट प्रेजेंट होता है, लेकिन वो स्पोर लाइक स्टेज अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। लेकिन इनमें क्या होता है कि स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट ही इनकी लाइफ में होता है और वो फेवरेबल कंडीशन में ही बनता है और इसी के थ्रू इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सबसे नटोरियस एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वहाँ पर भी प्लाज्मोडियम स्टेज, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म का नाम ही है प्लाज्मोडियम और वहाँ पर वो स्टेज प्लाज्मोडियम थे जहाँ पर बहुत सारे सेलुलर न्यूक्लियाई एक साथ फ्यूज किए थे और एक स्ट्रक्चर बनाए थे। और इनमें इन्फेक्शियस स्पोर फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम ही बनता है, उनमें अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है मलेरियल पैरासाइट है, इसकी मदद से मलेरिया होता है। और जो डिजीज जो है ह्यूमन पॉपुलेशन पर स्टैगरिंग इफेक्ट का मतलब बहुत ही त्रासदी की तरह उनके ऊपर आती है। और भी डिजीज जो इनकी मदद से होता है वो होता है कैटल फीवर भी, इनकी मदद से कैटल फीवर नाम की भी डिजीज होती है, कैटल फीवर। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे किंगडम प्रोटिस्टा को, इस जो भी 45 मिनट 44 मिनट का एक लंबा वीडियो हो गया, लेकिन हमने लाइन बाय लाइन में पूरा का पूरा डिटेल स्टडी किया प्रोटिस्टा के बारे में। कुछ फैक्ट जो बुक में दिए थे उसको भी बड़ा कुछ अलग से भी फैक्ट जाने। इस तरीके से किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ पर खत्म होता है और हम अगले वीडियो में जो है किंगडम फंजाई के बारे में हम डिटेल स्टडी लाएंगे, उसके बारे में आपको एक वीडियो बना के लाएंगे और किंगडम फंजाई के भी बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।